Hello students, welcome back to my channel. This is Sonam Sangwan, Assistant Professor in the Department of Economics, Government College for Women, Bhavani Kheda। तो आज के वीडियो लेक्चर का हमारा टॉपिक है हैरड डोमर ग्रोथ मॉडल पार्ट 2। जैसे कि ऑलरेडी हम लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हैरड डोमर ग्रोथ मॉडल पार्ट 1 को डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने क्या देखा था कि जो हैरड डोमर ग्रोथ मॉडल है उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसा रहा है, कैसे हैरड डोमर ने अपनी जो ग्रोथ थ्योरी या ग्रोथ मॉडल को फॉर्मुलेट किया, क्या क्या अजम्पशंस थी, क्या क्या उसके कंक्लूजन थे बेसिकली। फिर हमने हैरड मॉडल को डिस्कस किया था डिटेल के अंदर। तो आज के जो वीडियो लेक्चर में हमारा जो मेन टॉपिक ऑफ कंसर्न रहेगा दैट इज डोमर मॉडल। तो उससे पहले हम थोड़ा सा लास्ट वीडियो लेक्चर को हम रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। हैरड डोमर ने अपना जो मॉडल फॉर्मुलेट किया था यानी ग्रोथ मॉडल, दैट वाज एन एक्सटेंशन ऑफ केंजियन शॉर्ट रन एनालिसिस। कि जो केंजियन का मॉडल था दैट वाज बेस्ड ऑन शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम फिनोमिना, कि जो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ग्रोथ को डिस्क्राइब करता है, तो उसके ही एक्सटेंशन के रूप में हैरड डोमर ने अपने ग्रोथ मॉडल को फॉर्मुलेट किया। बेसिकली केंज के मॉडल में कुछ ड्रॉबैक्स थे जिनके ऊपर एज एन इम्प्रूवमेंट हैरड डोमर ने मॉडल को इंट्रोड्यूस किया, फॉर्मुलेट किया। क्या क्या शॉर्टकमिंग्स थी, ड्रॉबैक्स है केंजियन मॉडल में, कि फर्स्ट केंज ओवरलुक द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ग्रोथ एनालिसिस। कि केंजियन का जो मॉडल था that was only based on short run equilibrium analysis, short run equilibrium phenomena। उसने जो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ग्रोथ फिनोमेना उसको इग्नोर किया, उसको ओवरलुक किया। सेकेंड वन इज इन्वेस्टमेंट के कंटेक्स्ट में देखें तो केंज वॉज कंसर्न विद द रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट जस्ट फॉर जनरेटिंग इनकम। कि इनकम इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा तो थ्रू मल्टीप्लायर प्रोसेस इनकम जनरेशन होगा। बट जो केंज ने जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी इफेक्ट है इन्वेस्टमेंट का उसको इग्नोर किया। ठीक है, कि जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है तो बेसिकली कैपिटल अक्यूमुलेशन होता है, जिससे जो इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो इंक्रीज होती है। बट केंज का जो मेन कंसर्न था दैट वाज जनरेशन ऑफ इनकम। कि इनकम इन्वेस्टमेंट की इंक्रीज होने से जस्ट इनकम का जनरेशन होता है। तो उसने अपने मॉडल में जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी इफेक्ट है इन्वेस्टमेंट का उसको टोटली इग्नोर किया। बट हैरड डोमर ने अपने मॉडल में उन दोनों ही इफेक्ट्स को कंसीडर किया। फर्स्ट वन इज की जनरेशन ऑफ इनकम होगा, सेकेंड इज की जो इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज होगी। तो अकॉर्डिंग टू हैरड एंड डोमर इन्वेस्टमेंट हैज ड्यूअल इफेक्ट। दो तरह के इफेक्ट होते हैं इन्वेस्टमेंट के। फर्स्ट कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है तो इनकम जनरेशन होता है मल्टीप्लायर प्रोसेस के थ्रू एंड एग्रीगेट डिमांड फाइनली इंक्रीज होती है। सेकेंड वन इज कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने से जो कैपिटल हमारा जो एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक है उसमें एडिशन होता है, वो इंक्रीज होता है, जिससे इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, फिर हमने हैरड मॉडल को डिस्कस किया था जिसमें हैरड ने 3 टाइप्स ऑफ ग्रोथ रेट दी थी। फर्स्ट एक्चुअल ग्रोथ रेट, वारंटेड ग्रोथ रेट एंड नेचुरल ग्रोथ रेट। एंड कंक्लूड किया था कि जहाँ पे भी जिस एक्चुअल ग्रोथ रेट, वारंटेड ग्रोथ रेट एंड नेचुरल ग्रोथ रेट, ये तीनों ग्रोथ रेट जब इक्वल हो जाती है तो दैट इज़ द असेंशियल कंडीशन फॉर अचीविंग ए स्टडी स्टेट ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी इन द लॉन्ग रन। कि भी किसी भी इकोनॉमी के लिए लॉन्ग रन में अगर स्टडी स्टेट ग्रोथ को अचीव करना है तो इन तीनों ग्रोथ रेट्स को इक्वल होना जरूरी है, ये असेंशियल कंडीशन है। बट प्रैक्टिकली ये बहुत डिफिकल्ट होता है, क्लोजर एज इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, बट अगर इक्वल नहीं होती, इन केस अगर किसी तरह का कोई डाइवर्जेंस होता है इन तीनों ग्रोथ रेट में, तो इकोनॉमी में सेक्युलर इन्फ्लेशन और सेक्युलर डिफ्लेशन की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो दिस वाज हैरड मॉडल। तो आज की वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक है डोमर मॉडल ऑफ ग्रोथ। आइए इसको डिस्कस करते हैं डिटेल में डोमर ग्रोथ मॉडल को। द ग्रोथ मॉडल ऑफ डोमर फॉलोज अ डिफरेंट रूट टू दैट ऑफ हैरड्स टू रीच अ सिमिलर एंड। कि दोनों ही जो मॉडल है हैरड ग्रोथ मॉडल एंड डोमर ग्रोथ मॉडल, दोनों का जो प्रोसेस था मॉडल का एक प्रोसेस ऑफ वर्किंग था मॉडल का वो अलग अलग था, लेकिन दोनों के कंक्लूजन सेम थे। तो दे फॉलो डिफरेंट रूट बट टू रीच अ सिमिलर एंड। Domer is interested in finding the rate of growth of national income which the maintenance of full employment requires। कि डोमर का जो मेन इंटरेस्ट था अपने मॉडल में दैट वाज ऐसी रेट ऑफ ग्रोथ, ऐसी नेशनल इनकम की ग्रोथ रेट को फाइंड आउट करना जो फुल एम्प्लॉयमेंट को मेंटेन करती हो इकोनॉमी के अंदर। तो डोमर मॉडल का जो मेन आइडिया था दैट वाज कि ऐसी रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट सजेस्ट करना तो जितनी भी एडिशनल प्रोडक्टिव कैपेसिटी है इकोनॉमी में उसको फुली अब्जॉर्ब कर लेती हूँ। यानी जितना भी अनएम्प्लॉयमेंट है, जो भी वर्कर जो भी काम करना चाहते हैं सबको काम मिल जाए। ठीक है, तो जितनी भी प्रोडक्टिव कैपेसिटी है सारी अब्जॉर्ब हो जाए, सो दैट कि जो इकोनॉमी के अंदर कंसिस्टेंटली फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन मेंटेन रहे। तो ऐसी रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए।
He presented his model in his book Essays in the Theory of Economic Growth that was published in 1947. So in his model he addresses itself to the question that what should be the rate of growth of investment, कि जो इन्वेस्टमेंट किस रेट के ऊपर इंक्रीज होना चाहिए सो दैट कि जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इनकम कोइंसाइड्स विद द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी, कि जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी की ग्रोथ रेट है और जो इनकम की ग्रोथ रेट दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाए, तो ऐसी कौन सी रेट होनी चाहिए जिसके ऊपर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो. तो व्हाट शुड बी द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि जिसके ऊपर रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इनकम और रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाए. ठीक है. तो डोमर थ्योरी वॉज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ केंजियन जनरल थ्योरी पर्टिकुलरली ऑन टू काउंट्स. फर्स्ट, इन्वेस्टमेंट हैज़ टू इफेक्ट्स. जैसे अकॉर्डिंग टू हैरेड एंड डोमर बोथ मॉडल क्या कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट के ड्यूअल इफेक्ट्स होते हैं. फर्स्ट इज इनकम जनरेटिंग इफेक्ट थ्रू मल्टीप्लायर प्रोसेस एंड सेकेंड वन इज प्रोडक्टिव कैपेसिटी इफेक्ट, की प्रोडक्टिव कैपेसिटी इकोनॉमी की इंक्रीज हो जाती है इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने से. बेसिकली डोमर क्या कहता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंटल लेबर है दैट जनरली अट्रैक्ट्स अटेंशन, क्योंकि जो केंजियन मॉडल था दैट वाज उसका जो प्राइमरी जो कंसर्न था वो भी अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन थी, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम थी बेसिकली अपने मॉडल में. सो अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर जनरली अट्रैक्ट्स अटेंशन बट अनयूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल डज नॉट. ठीक है. अनयूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल होगा जिससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा, क्योंकि ये कैपिटल अगर यूटिलाइज नहीं हो पाती है, अनयूटिलाइज रहती है, तो उससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट भी अपनी जो फुल कैपेसिटी उस तक यूज नहीं हो रहे हैं अगर रिसोर्सेज, तो उससे इन्वेस्टमेंट कम होगा जिससे फर्दर इनकम रिड्यूस हो जाएगी. और इनकम रिड्यूस होने से क्या होगा, जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम हो जाती है और एग्रीगेट डिमांड कम होने से फर्दर अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है. तो these two aspects have been missed by Keynes in his analysis. तो केंजियन मॉडल में जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो मेन रूट कोज था वो कंसीडर नहीं किया गया, वो मिस किया गया कि मेन प्रॉब्लम क्या है अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट होने का, दैट इज अनयूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल, कि जो प्रोडक्टिव हमारे रिसोर्सेज है वो फुल अपनी कैपेसिटी तक यूज़ नहीं हो पा रहे जिससे अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट हो रही है. तो हम बात करते हैं डोमर मॉडल की डिटेल में. चेंज इन इन्वेस्टमेंट दैट लीड्स टू चेंज इन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. डोमर कहता है कि इन्वेस्टमेंट में चेंज होगा तो इन्वेस्टमेंट में चेंज आने से एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों में ही चेंज आएगा. सो व्हाट शुड बी द रेट ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टमेंट में किस रेट पे इंक्रीमेंट होना चाहिए सो दैट कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों एक दूसरे की इक्वल हो जाए. ये डोमर के मॉडल का मेन आइडिया था कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होनी चाहिए जिससे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई यानी रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इनकम और रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी, एग्रीगेट डिमांड यहाँ हमारे इनकम इफेक्ट के लिए और ये प्रोडक्टिव कैपेसिटी इफेक्ट के लिए. ठीक है. तो दोनों एक दूसरे की इक्वल हो जाए. डोमर बिल्ड्स इस मॉडल फ्रॉम बोथ डिमांड एज वेल एज सप्लाई साइड, दोनों ही साइड को कंसीडर करके चलता है. जैसे क्लासिकल इकोनॉमिक्स से वो सिर्फ सप्लाई साइड को कंसीडर कर रहे थे अपने मॉडल में. केंजियन थ्योरी थी दैट वाज ओनली बेस्ड ऑन डिमांड साइड, जो डिमांड इफेक्ट को ही कंसीडर कर रहे थे, जो इनकम जनरेशन होगा, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी. तो डोमर अपनी मॉडल में दोनों ही साइड्स को लेके चल रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड साइड एंड एग्रीगेट सप्लाई. ठीक है. और डिमांड साइड की बात करते हैं. डिमांड साइड क्या कहती है कि जब इनकम में चेंज होगा एज अ चेंज इन इनकम इज अ फंक्शन ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से इनकम में चेंज होगा किसके थ्रू, मल्टीप्लायर इफेक्ट के थ्रू. ठीक है. बेसिकली सो लेवल ऑफ इफेक्टिव डिमांड इज इनवर्सली रिलेटेड टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी जो लेवल ऑफ इफेक्टिव डिमांड है वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू से यानी एमपीएस से इन्वर्सली रिलेटेड है. इसका मतलब क्या है कि जब एमपीएस इंक्रीज हो जाती है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव तो दैट विल डिक्रीज द लेवल ऑफ इफेक्टिव डिमांड. बेसिकली जब सेविंग प्रोपेंसिटी इंक्रीज होगी, जब सेविंग प्रोपोर्शन ज़्यादा होगा तो कंजप्शन पे खर्च नहीं होगा, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज नहीं होगी बेसिकली, तो लेवल ऑफ जो इफेक्टिव डिमांड है वो डिक्रीज हो जाएगा. और जब एमपीएस डिक्रीज होता है तो लेवल ऑफ इफेक्टिव डिमांड इंक्रीज हो जाता है. तो डिमांड साइड पे हम ये दो पॉइंट्स कंसीडर कर रहे हैं, change in income and level of effective demand is inversely related to MPS. तो डोमर uses the following equation to show this relation. ये इक्वेशन यूज कर रहे हैं YD, यहाँ पे YD है level of effective demand at full employment level, that is equal to I by alpha, यानी I यहाँ पे क्या है, net investment that results from the increase in real capital, कि जब रियल कैपिटल में इंक्रीज होता है डेल्टा के यानी कैपिटल स्टॉक में चेंज होता है, दैट इज इक्वल टू रियल इन्वेस्टमेंट डेल्टा के इज इक्वल टू आई. तो यहाँ पे आई है हमारा नेट इन्वेस्टमेंट एंड एल्फा है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव दैट इज अज्यूम्ड कांस्टेंट बाय अजम्पशन. ठीक है. तो विच इज रेसिप्रोकल ऑफ मल्टीप्लायर, कि मल्टीप्लायर और दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप होता है मल्टीप्लायर और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के अंदर. बेसिकली जो मल्टीप्लायर इज अ फंक्शन ऑफ डायरेक्टली रिलेटेड टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम.
तो जितना हमारा एमपीएस हाई होगा मल्टीप्लायर उतना ही लो होगा, उतना ही इनकम का जनरेशन कम होगा, उतना ही जो लेवल ऑफ इफेक्टिव डिमांड है अल्टीमेटली वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो अल्फा इज इनवर्सली रिलेटेड टू मल्टीप्लायर वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। तो ये इक्वेशन डोमर अपने मॉडल के अंदर यूज कर रहा है टू शो द डिमांड साइड रिलेशन कि वाई डी यानी लेवल ऑफ नेशनल इनकम या लेवल ऑफ इफेक्टिव डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ यानी इज इक्वल टू आई बाई अल्फा, दैट इज आई नेट इन्वेस्टमेंट अल्फा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो हम इसको रिराइट कर सकते हैं बाय इंक्रीमेंटल फॉर्म के अंदर, डेल्टा वाई डी इज इक्वल टू डेल्टा आई बाई अल्फा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सप्लाई साइड की। सप्लाई इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो अकॉर्डिंग टू डोमर सप्लाई ऑफ आउटपुट दैट इज वाई एस एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट इज this one productive capacity of capital that is represented by sigma and amount of real capital that is represented by k। तो इन दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है सप्लाई ऑफ आउटपुट, प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ कैपिटल की जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है उसके ऊपर, सेकंड इज जो अमाउंट ऑफ रियल कैपिटल यानी के ऊपर। ठीक है, तो इन दोनों फैक्टर्स में कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो बेसिकली फर्दर वो सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। दोनों कैपिटल में अगर इंक्रीमेंट आता है तो सप्लाई बढ़ जाएगी, अगर दोनों ही फैक्टर में डिक्रीज हो जाते हैं, प्रोडक्टिव कैपेसिटी भी डिक्रीज होती है, अमाउंट ऑफ रियल कैपिटल भी डिक्रीज होती है, तो सप्लाई ऑफ आउटपुट है वो भी डिक्रीज हो जाती है। सो अकॉर्डिंग टू डोमर जो डिमांड साइड है वो डिपेंड करती है दो फैक्टर पे, इन्वेस्टमेंट पे यानी आई और एमपीएस पे यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव यानी अल्फा पे, आई बाई अल्फा, वाई डी इज इक्वल टू आई बाई अल्फा। और जो सप्लाई ऑफ आउटपुट है यानी सप्लाई साइड है वो डिपेंड करती है दो फैक्टर पे, कौन सा, प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ कैपिटल यानी सिग्मा एंड अमाउंट ऑफ रियल कैपिटल यानी के। तो कौन सी इक्वेशन यूज करते हैं इस रिलेशन को दिखाने के लिए, दैट इज वाई एस इज इक्वल टू सिग्मा के, दिस वन। तो सप्लाई ऑफ आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ कैपिटल एंड अमाउंट ऑफ रियल कैपिटल। तो आप इंक्रीमेंटल फॉर्म में लिखेंगे तो डेल्टा वाई एस इज इक्वल टू डेल्टा के सिग्मा एंड, तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा की क्या होता है हमारा आई, इट स्टैंड्स फॉर नेट इन्वेस्टमेंट, तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू आई दैट इज इन्वेस्टमेंट एंड सिग्मा दैट इज प्रोडक्टिव कैपेसिटी। सो फॉर इक्विलिब्रियम द डिमांड एंड सप्लाई शुड बैलेंस, यानी दोनों ही अगर इक्विलिब्रियम में पोजीशन में आना इकोनॉमी को तो दोनों ही एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर होनी चाहिए, डिमांड साइड और सप्लाई साइड दोनों इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए, डेल्टा वाई डी इज इक्वल टू डेल्टा वाई एस ऐसे होना चाहिए। तो अगर हम इन इक्वेशंस को, जब हमने ऊपर इक्वेशन डिस्कस की डिमांड साइड की इक्वेशन नंबर 1 एंड सप्लाई साइड की, तो दोनों इक्वेशंस की वैल्यूज को अगर हम यहाँ पे रखते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर, डेल्टा वाई डी इज इक्वल टू डेल्टा वाई एस, तो वी विल गेट डेल्टा आई इंटू 1 बाई अल्फा दैट इज डिमांड इक्वेशन, यानी वाई डी इज ये वाई डी वाली इक्वेशन है, एंड दैट इज आई सिग्मा दैट इज सप्लाई साइड इक्वेशन। तो दोनों को ही हम इक्विलिब्रियम में पुट करेंगे तो वी विल गेट डेल्टा आई बाई आई यानी रेट ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, डेल्टा आई बाई आई इज इक्वल टू अल्फा एंड सिग्मा। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाइड बाई अल्फा एंड सिग्मा। तो विच इज़ नेसेसरी कंडीशन टू मेंटेन द स्टेडी ग्रोथ रेट इन इकोनॉमी। तो ये होगी रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट की जो इंक्रीमेंट रेट है कि किस रेट पे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होना चाहिए जिससे इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है या फुल एम्प्लॉयमेंट मेंटेन रहे कंसिस्टेंटली लॉन्ग रन में। ठीक है, तो ये एसेंशियल कंडीशन होगी जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाए। कौन सी रेट होगी, दैट इज सिग्मा अल्फा यानी प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाइड बाई अल्फा यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो डेल्टा आई बाई आई रेट ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट शुड बी इक्वल टू प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाइड बाई मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, which is the necessary condition to maintain steady state growth in the economy। तो ये हमारी इक्वेशन हमने फाइंड आउट की है, इक्विलिब्रियम जो सिचुएशन होगी जहाँ पे इकोनॉमी स्टेडी स्टेट ग्रोथ को अचीव कर लेगी, जहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन इकोनॉमी के अंदर मेंटेन रहेगी। तो दिस इक्वेशन इम्प्लाइज दैट द ग्रोथ रेट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट मस्ट बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव यानी अल्फा जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एंड द प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल यानी सिग्मा। ठीक है, इट इज़ एन इंक्रीज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी यानी
यानी इन्वेस्टमेंट की इंक्रीज होने से जो कैपिटल स्टॉक इंक्रीज होता है जिससे प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज होती है, तो जितना इंक्रीमेंट प्रोडक्टिव कैपेसिटी में आता है इन्वेस्टमेंट होने के से, उतना ही इंक्रीमेंट आना चाहिए किसके अंदर, इफेक्टिव डिमांड के अंदर। कि जो इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज होने से दो इफेक्ट होते हैं इन्वेस्टमेंट के, एक तो इफेक्टिव डिमांड इंक्रीज होती है यानी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी, सेकंड वन इज कि प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज होगी। तो बेसिकली इट इज़ एन इंक्रीज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी ड्यू टू इंक्रीमेंट ऑफ रियल कैपिटल, यानी जो कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे अमाउंट ऑफ कैपिटल स्टॉक है वो इंक्रीज होगा, जिससे प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज होगी। दैट मस्ट बी मैच्ड बाय एन इक्वल इंक्रीज इन इफेक्टिव डिमांड ड्यू टू एन इंक्रीमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। की इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज होने से जो इफेक्टिव डिमांड इंक्रीज होती है, तो बेसिकली दोनों में जो रेट ऑफ चेंज है यानी रेट ऑफ इंक्रीमेंट है वो सेम होना चाहिए। इफ अ ग्रोइंग इकोनॉमी विद एन एक्सपेंडिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल इज टू मेंटेन कॉन्टिन्यूअस फुल एम्प्लॉयमेंट। अगर इकोनॉमी को, ग्रोइंग इकोनॉमी को जिसमें कैपिटल स्टॉक इंक्रीज हो रहा है कॉन्टिन्यूअसली, जिसमें इन्वेस्टमेंट कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, जो अगर फुल एम्प्लॉयमेंट को मेंटेन कर रहा है उस इकोनॉमी में, तो जो इंक्रीज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी है और इंक्रीज इन इफेक्टिव डिमांड है वो दोनों मैच करनी चाहिए। ठीक है, ये इक्वेशन ये शो करती है। बट इट इज़ नॉट इनफ, वी मस्ट हैव अ पॉजिटिव ग्रोथ रेट। तो जो ग्रोथ रेट है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। वी मस्ट कीप ऑन इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टमेंट है वो कॉन्टिन्यूस इंक्रीज होता रहना चाहिए टू मैच द डिमांड विद इंक्रीजिंग प्रोडक्टिव कैपेसिटी। तो जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी को मैच डिमांड से मैच करने के लिए, एग्रीगेट डिमांड से मैच करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होता रहना चाहिए। इन्वेस्टमेंट ऑफ टुडे मस्ट एक्सीड्स द सेविंग्स ऑफ येस्टरडे। डिमांड मस्ट कीप ऑन इंक्रीजिंग एंड दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन इन्वेस्टमेंट्स कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ता रहेगा तो वैसे ही डिमांड बढ़ती रहेगी, कैपिटल स्टॉक बढ़ता रहेगा। तो जो रेट ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट है वो ऐसी हो जिसके ऊपर जो रेट ऑफ इंक्रीज इन इफेक्टिव डिमांड है, रेट ऑफ इंक्रीज इन जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है, दोनों ही दूसरे के इक्वल हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट इज डोमर डिस्कसेस टू अल्टरनेट कंडीशन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन हमने देखी, डेल्टा आई बाई आई इज इक्वल टू अल्फा सिग्मा, यानी प्रोडक्टिव कैपेसिटी इन मल्टीप्लाइड बाई मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो हम बात करते हैं जो डिसइक्विलिब्रियम पोजीशन की, जब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में नहीं होती, अगर ये रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारा इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो उस टाइम पे दो अल्टरनेटिव कंडीशंस हो सकती है डिसइक्विलिब्रियम की। दैट इज फर्स्ट वन इज व्हेन डेल्टा आई बाई आई इज ग्रेटर दैन अल्फा सिग्मा, कि जब डेल्टा जो रेट ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट है वो अगर ज़्यादा है किससे, प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। इन दैट केस क्या होगा, तो इस कंडीशन के अंदर जो लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन है वो सिचुएशन अपीयर हो जाएगी इकोनॉमी में, बिकॉज कि जो हायर ग्रोथ रेट ऑफ इनकम है दैट विल प्रोवाइड ग्रेटर परचेजिंग पावर लोगों की बढ़ जाएगी, क्योंकि रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज ऑफ रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा है, जिससे क्या होगा, जो ग्रोथ रेट ऑफ इनकम है वो भी ज़्यादा होगी, हायर होगी, जिससे पीपल्स की परचेजिंग पावर वो इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन उस जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है उसकी ग्रोथ रेट उतनी नहीं हो पाती, यानी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी वुड नॉट बी एबल टू कॉप अप विद द इंक्रीज लेवल ऑफ इनकम। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जो एग्रीगेट डिमांड है यानी चेंज इन एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर दैन चेंज इन एग्रीगेट सप्लाई, जिससे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई कम है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है, जिससे फर्दर फिर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में गैप वो वाइडर होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, जिससे बूम की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई उतनी नहीं हो पाती है, क्योंकि जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी की रेट ऑफ ग्रोथ है वो कम है एज कम्पेयर टू रेट ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। तो इकोनॉमी के अंदर सेक्युलर इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज सेकंड कंडीशन है व्हेन डेल्टा आई बाई आई इज लेस देन अल्फा सिग्मा, कि जब रेट ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट कम है प्रोडक्टिव कैपेसिटी की ग्रोथ रेट से। तो उस टाइम में क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड, चेंज इन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन चेंज इन एग्रीगेट सप्लाई। Under this situation, growth rate of income or investment is lagging behind the productive capacity. That will result in overproduction. क्योंकि जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इनकम है वो कम हो जाती है, जिससे जो परचेजिंग पावर है पीपल्स की वो भी कम हो जाएगी, जिससे लेवल ऑफ डिमांड है, इफेक्टिव डिमांड है वो कम हो जाएगा, जिससे जो ओवर प्रोडक्शन की सिचुएशन है वो क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड, जिससे फर्दर इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ओवर प्रोडक्शन की सिचुएशन है, यानी जो कुछ हमारा जो प्रोडक्शन स्टॉक है वो अनसोल्ड है, जिससे फर्दर जो इन्वेस्टमेंट करने का स्टिमुलेशन नहीं होगा या इंसेंटिव नहीं मिलेंगे, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो जाएंगे, जिससे फर्दर फिर से हमारा जो एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होगा तो इनकम जनरेट नहीं होगी, एग्रीगेट डिमांड फिर से कम हो जाएगी, यानी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के अंदर जो गैप है वो वाइडर होता जाएगा और इकोनॉमी में रिसेशन की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, यानी सेक्युलर डिफ्लेशन। सो टू
तो ये जो हमारा इक्विलिब्रियम सिचुएशन है, यानी डेल्टा आई बाई आई इज इक्वल टू एल्फा सिग्मा, दैट इज अ रोजर एज इक्विलिब्रियम, यानी इसको मेंटेन करके रखना इज कि चाकू के धार पे चलना, तो वो वाला इक्विलिब्रियम हो जाता है यहाँ पे। उसको मेंटेन करना प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्ट होता है इस इक्विलिब्रियम रेट ऑफ ग्रोथ को। तो ये था हमारा डोमर मॉडल ऑफ ग्रोथ। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ हैरेड डोमर मॉडल की। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेडी ग्रोथ मॉडल इज इन्वेस्टमेंट एज इट जनरेट्स इनकम ऑन वन हैंड एंड क्रिएट्स प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑन द अदर हैंड। पहला जो मेन ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू कि इन्वेस्टमेंट को दिखाना कि इन्वेस्टमेंट का दो इफेक्ट होते हैं, एक साइड वो इनकम को जनरेट करता है, दूसरी साइड प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। द बिहेवियर ऑफ इनकम इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ रेट, कि जो ग्रोथ रेट के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया गया इनकम की ग्रोथ को, जैसे हैरेड ने किया। 3 तरह की ग्रोथ रेट होती है, एक्चुअल, वारंटेड एंड नेचुरल ग्रोथ रेट। और यहाँ डोमर मॉडल में कि इन्वेस्टमेंट किस रेट ऑफ ग्रोथ पे इंक्रीज होगा, जो ग्रोथ रेट होंगी। सेकेंड वन इज की जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है उसकी रेट ऑफ इंक्रीज रेट ऑफ ग्रोथ क्या होगी। द इक्वालिटी बिटवीन GCW एंड GN कैन इंश्योर फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर एंड फुल यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल, कि इन तीनों ही रेट जहाँ पे इक्विलिब्रियम में आ जाती हैं अकॉर्डिंग टू हैरेड, वहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर होगा, यानी जो रिसोर्सेज हैं वो कैपिटल एंड लेबर दोनों ही अपने मतलब फुली यूटिलाइज हो रहे हैं। These models explain that the increased capacity results in greater output, जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज होगी तो आउटपुट इंक्रीज होगा, और ग्रेटर अनएम्प्लॉयमेंट डिपेंडिंग अपॉन द बिहेवियर ऑफ द इनकम, की इनकम के बिहेवियर पे डिपेंड करेगा कि आउटपुट इंक्रीज होगा या फिर अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा। बेसिकली इनकम जनरेट होगी, इनकम की ग्रोथ रेट क्या होती है बेसिकली उस पर डिपेंड करेगा कि एग्रीगेट डिमांड कैसी होगी। अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है, कम हो जाती है, तो फर्दर उस पर डिपेंड करता है कि आउटपुट इंक्रीज होगा या अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट होगी। हैरेड डोमर मॉडल फोकसेस दैट द एक्चुअल ग्रोथ रेट may differ from the warranted growth rate. The business cycles are viewed as a deviation from the path of steady growth, कि जो ये steady state growth इक्विलिब्रियम की जो कंडीशंस होती है, अगर यहाँ से इकोनॉमी डाइवर्ट हो जाती है, डिवेट हो जाती है, तो इकोनॉमी के अंदर बिजनेस साइकिल्स क्रिएट हो जाते हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस सिमिलरिटीज बिटवीन हैरेड एंड डोमर मॉडल, कि दोनों ही मॉडल में क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिससिमिलरिटीज है, वो हम डिस्कस करेंगे। बोथ मॉडल्स आर बेस्ड ऑन ऑलमोस्ट सिमिलर सेट ऑफ अजम्पशन, दोनों सेम ही सेट ऑफ अजम्पशंस को फॉलो करते हैं। बोथ मॉडल्स यूज केन्जियंस टूल ऑफ एनालिसिस, जैसे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है, मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट सेविंग, तो सारे वही टूल यूज करते हैं जो केन्जियन ने अपने शॉर्ट टर्म एनालिसिस के अंदर यूज किए थे। बोथ द मॉडल्स कंसर्न देमसेल्व्स विद द फुल एम्प्लॉयमेंट स्टडी स्टेट ग्रोथ इन एडवांस कंट्री, यानी दोनों का जो मेन आइडिया है मॉडल्स का दैट इज टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट स्टडी स्टेट ग्रोथ इन द इकोनॉमीज। बोथ द मॉडल्स स्पेसिफाई द सेम कंडीशन ऑफ स्टडी स्टेट ग्रोथ दैट इज S इज इक्वल टू I, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, यही इक्वालिटी को वो एज ए कंडीशन लेके चलते हैं, स्पेसिफाई करते हैं। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे डोमर मॉडल क्या कहते हैं कि सिग्मा इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई आई, जैसे हमने अभी लास्ट रिसेंट डिस्कस किया, एंड डेल्टा आई बाई आई इज इक्वल टू, ये हमारी जो कंडीशन है इक्विलिब्रियम की, डेल्टा आई बाई आई इज इक्वल टू एल्फा सिग्मा। तो यहाँ पे हम दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे, अल्फा की और सिग्मा की। सिग्मा हमारा प्रोडक्टिव कैपेसिटी है, अल्फा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव यानी सेविंग रेशियो। तो अल्फा की वैल्यू और सिग्मा की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन में, तो वी विल गेट डेल्टा आई इज इक्वल टू डेल्टा एस, यानी सेविंग इज इक्वल टू इनकम। यही मेन थीम है इक्विलिब्रियम ग्रोथ रेट अचीव करने की, स्टेडी स्टेट ग्रोथ अचीव करने की मेन कंडीशन। ऐसे ही हैरेड मॉडल भी बात करते हैं, जैसे GC इज इक्वल टू एस, यहाँ पे G क्या हमारा ग्रोथ रेट ऑफ रियल GDP, डेल्टा वाई बाई वाई, C हमारा कैपिटल आउटपुट रेशियो है, S हमारा सेविंग रेशियो है। तो इनकी जो वैल्यूज हमने पुट की, तो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में जैसे देखा था, तो वी विल फाइनली भी हमने क्या मिला था, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, दैट इज द एसेंशियल कंडीशन फॉर अचीविंग स्टेडी स्टेट ग्रोथ इक्विलिब्रियम। तो दोनों ही मॉडल सेम कंडीशंस को स्पेसिफाई करते हैं। Harrod saving is equal to Domer's MPS and the Domer's full employment rate of growth is similar to Harrod warranted growth rate. जैसा कि इक्वेशन में हम देख सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू S बाई वाई, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू S बाई वाई, नेशनल सेविंग डिवाइड बाई नेशनल इनकम। तो वी कैन रीराइट S इज इक्वल टू अल्फा वाई। सेकेंड हमने जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी दैट इज डेल्टा वाई बाई आई, तो यहाँ से डेल्टा वाई की वैल्यू हम निकाल सकते हैं डेल्टा वाई बाई आई यानी आई अल्फा। तो इन दोनों ही इक्वेशन, क्योंकि एस और जो इक्वालिटी कंडीशन है एस इज इक्वल टू आई, इनको हम अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे एस को आई के लिए इक्वेशन 2 के अंदर, तो वी विल गेट डेल्टा वाई इज इक्वल टू एल्फा वाई सिग्मा। तो हमने यहाँ पे आई की जगह पे इस इक्वेशन नंबर 2 में आई की जगह पे हमने एस रखा और एस की वैल्यू हमने यहाँ से ली, एस इज इक्वल टू एल्फा वाई।
तो ये हमने यहाँ क्या मिला, हमें यहाँ से डेल्टा वाई इज इक्वल टू आई की जगह पे एस, एस की जगह पे अल्फा वाई सिग्मा, ठीक है। तो डेल्टा वाई बाई वाई वी कैन रीराइट अल्फा सिग्मा। तो ये हमारा क्या है, हैरड की जो वारंटेड ग्रोथ रेट की इक्वल है। तो हैरड की वारंटेड ग्रोथ रेट इज इक्वल टू जो डॉमर का जो फुल एम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ ग्रोथ है दैट इज अल्फा सिग्मा, तो उसके इक्वल है। तो ये सिमिलरिटीज़ होंगी हैरड डोमर के ग्रोथ मॉडल में। नेक्स्ट इज डिसिमिलरिटीज़ कि हैरड डोमर असाइंस अ की रोल टू इन्वेस्टमेंट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड एम्फेसाइजेज ऑन इट्स ड्यूअल करैक्टर, बट हैरड रिगार्ड्स द लेवल ऑफ इनकम एज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। कि डोमर अपने मॉडल में इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा रोल अटेंशन देता है और हैरड अपने मॉडल में जो लेवल ऑफ इनकम है उसको एज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसिडर करता है इन द ग्रोथ प्रोसेस। द डोमर मॉडल इज बेस्ड ऑन द वन ग्रोथ रेट दैट इज अल्फा सिग्मा एंड बट हैरड यूजेज three types of growth rate: actual growth rate, warranted and natural growth rate. Harrod model is based on the principle of oscillation while the Domer model is based on the principle of multiplier. Domer uses the reciprocal of marginal capital output ratio while Harrod uses the marginal कैपिटल आउटपुट रेशियो। तो हैरड तो सिर्फ मार्जिनल कैपिटल आउटपुट रेशियो यूज करता है, बट डोमर उसके रिवर्स को यानी 1/, मार्जिनल कैपिटल आउटपुट रेशियो को यूज करता है। For Harrod, the business cycle is an integral part of the path of growth, and for Domer, it is not so because it is accommodated in his model by allowing a average productivity of investment to fluctuate. Criticism of Harrod and Domer model: no fixed proportion of labor and capital, no constant capital। जैसे अजम्पशन जो अज्यूम करके चलते हैं हैरड एंड डोमर अपने मॉडल के अंदर कि जो लेबर एंड कैपिटल का फिक्स प्रोपोर्शन यूज होगा, कैपिटल आउटपुट रेशियो वो कांस्टेंट रहेगा, प्रोपेंसिटी टू सेव वो कांस्टेंट रहेगी। तो ये सारे फैक्टर्स है वो कांस्टेंट नहीं रहते हैं, प्राइस लेवल भी कांस्टेंट नहीं रहता है। मोर इंपॉर्टेंस टू इंस्टेबिलिटी कि हैरड डोमर ने अपने मॉडल के अंदर इंस्टेबिलिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है एज कम्पेयर टू स्टेबिलिटी। नेचुरल ग्रोथ रेट इज not practical growth rate. It ignores, though both the models ignores the role of government in the growth process. He ignores the role of foreign trade, closed economy की बात करें तो foreign trade को ignore करते हैं। role of non economic factors कि जो non economic factors हैं उनको ignore करते हैं। सारे इंडीड बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे सोशल फैक्टर है, पॉलिटिकल फैक्टर है, इंस्टीट्यूशनल पैरामीटर है, जो एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ प्रोग्राम में। तो उन सारे फैक्टर्स को, जो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, उन सारे फैक्टर्स को इग्नोर किया है हैरड डोमर मॉडल में। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट कांस्टेंट कि हैरड डोमर की जो एक मॉडल की अजम्पशन है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कांस्टेंट रहती है, वो भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि जो पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ रेट है वो बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसीज में जो चेंजेज आते हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज आने से यानी मॉनेटरी पॉलिसीज में चेंजेस आने का जो रेट ऑफ ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट आता है दैट इज इग्नोर्ड बाय हैरड एंड डोमर मॉडल, नॉट एम्पेरिकली ट्रू। एम्पेरिकली भी ये हैरड एंड डोमर मॉडल ट्रू नहीं रहे हैं, बिकॉज जो ऑब्जर्व ग्रोथ रेट रही है वो फास्टर रही है एज कम्पेयर टू द ग्रोथ रेट डिपिक्टेड बाय फिक्स्ड कैपिटल आउटपुट रेशियो। तो जो एम्पेरिकली या हिस्टोरिकली जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑब्जर्व की है वो काफ़ी फास्टर रही है। तो दिस वॉज हैरड डोमर ग्रोथ मॉडल पार्ट 2। तो हमने डिटेल के अंदर दोनों ही पार्ट्स के अंदर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के अंदर हैरड एंड डोमर मॉडल को अलग अलग डिस्कस कर लिया है। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ like, share and subscribe.